हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सोनू राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम 12th क्लास की इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या है एंड टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा था। ये इसका सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, तब आपको सेकंड पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक एंड फ्लो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स और फैक्टर इनकम, ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्टॉक। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमी वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक हैज़, गाइस पहले हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे की डेफिनेशन पढ़। तो इसका मतलब है कि एक निश्चित टाइम पर उपलब्ध स्टॉक की क्वांटिटी, ये देखिए लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम, ये मेजर किया जा सकता है। लाइक जैसा हमने एग्जांपल में बताया, वाटर इन अ टैंक, एक टैंक में इस टाइम कितना वाटर है, ये उसकी क्या है, मतलब ये उसका स्टॉक है, ये उसकी क्वांटिटी है। लाइक अगर हम कहें कि किसी बड़ी शॉप है, कोई लेदर की शॉप है, लेदर के शूज़ बनाती है, तो अगर उनसे पूछा जाए कि आपके पास कितना स्टॉक है, तो उस टाइम गिन के बता सकते हैं, या उन्होंने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होंगे उसमें से देख के बता सकते हैं कि इस टाइम हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है। इसका मतलब होता है स्टॉक। और आप आगे देखिए, स्टॉक हैज़ नो डायमेंशंस, स्टॉक इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। मतलब स्टॉक को हम नंबरों में गिन सकते हैं, इसलिए इसे स्टैटिक कॉन्सेप्ट कहा गया है। लाइक वेल्थ, मतलब वेल्थ को मापा जा सकता है लाइक उसके पैसों से, इंसान के, कि उनके पास कितने पैसे हैं, कितनी कार है, कैसा घर है, इस टाइप में। लेकिन ये तो नहीं है कि घर एकदम चेंज होता रहेगा। पैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने हैं उसे हम स्टॉक कहेंगे। ये नहीं कि सुबह कम थे शाम को ज़्यादा हो गए, वो स्टॉक नहीं है। ओके गाइस, नेक्स्ट आता है फ्लो। तो गाइस फ्लो इज़ द क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि टाइम के साथ साथ स्टॉक में कितना परिवर्तन आया, बदलाव आया है, उसे कहते हैं फ्लो। फ्लो हैज़ अ डायमेंशन, फ्लो हैज़ टाइम डायमेंशन लाइक पर आवर, पर डे। फ्लो इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, जिसे हम टाइम के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों से माप सकते हैं। लाइक जैसे सुबह किसी इंसान के पास कितने पैसे थे, शाम को कितने पैसे हैं, ये जो चेंजेस है इसे कहते हैं फ्लो। यहाँ पे दिया गया है इन्वेस्टमेंट वाटर इन स्टीम। इन्वेस्टमेंट में गाइस हम ऐसे माप सकते हैं, लाइक हमने इन्वेस्टमेंट करी, कहीं किसी ये मतलब शेयर वगैरह परचेज़ किए हैं, ठीक है। अब उन शेयर का प्राइस आपको पता है बढ़ता घटता रहता है, हर पॉइंट ऑफ सेकंड पर उनका मतलब प्राइस जो होता है बढ़ता घटता रहता है, तो उसी को कहते हैं फ्लो। यानी किसी आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी स्टॉक में चेंजेस आना, किसी भी स्टॉक में चेंजेस आना फ्लो कहलाता है। हमारा अगला टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द नेट एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। गाइस इसका मतलब ये है कि लाइक हम कोई फर्म चला रहे थे, हमारे पास स्टार्टिंग में जितने भी पैसे थे उसमें हमने नए ऐड कर दिए, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कोई मशीनरी परचेज़ करी है, ठीक है, या हमें कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो उसे पूरा करने के लिए हमने और पैसा लगाया, उसका ज़्यादा मतलब और ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम मतलब अचीव कर पाए हैं। आप इन्वेस्टमेंट को सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास जितना भी पैसा था पहले, या हमारे पास जितनी भी एसेट्स थी, हमने उसमें नई एसेट्स इंक्लूड करी हैं। जैसे आप मतलब अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी मशीन थी हमारे पास पहले से थी, हमारा कोई बिजनेस है, वहाँ पे जितनी भी हमारी मशीन थी, हमारे पंखे थे, हमारी लाइट थी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने उसमें कुछ नया एडिशन किया है, लाइक नई मशीन खरीद लिया है, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी कि हमने और इन्वेस्टमेंट कर दी है हमारे बिजनेस में, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। अगला टॉपिक है नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी थी, लाइक हमने नई एक मशीनरी खरीदी थी, अब उस मशीनरी का कोई डेप्रिसिएशन तो आया होगा। मतलब अगर कोई जैसे आप मशीन लेते हो, अगर आप उसको दोबारा बेचने जाओगे तो क्या वो उसी प्राइस में बिकेगी? नहीं ना, कुछ प्राइस कम हो जाता है ना उसकी, लाइक टूट फूट हो जाती है तो उसका प्राइस गिर जाता है, तो वो जो मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। आगे आपको डेप्रिसिएशन की फुल डेफिनेशन मिलने वाली है। तो जो डेप्रिसिएशन लगता है किसी इन्वेस्टमेंट पे, वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। लाइक अगर हमने 5,000 की कोई मशीन खरीदी थी
और उसमें से 500 रुपये डेप्रीशिएशन के लग गए, लाइक किसी टूट फूट के उसमें मतलब टूट फूट हो गई, उसकी वजह से उसकी मतलब उस मशीन की वैल्यू में 500 रुपये कम हो गए, तो अब वो कितने की बची, 4,500 की, तो वो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। अगला टॉपिक है हमारे पास डेप्रीशिएशन। तो देखिए, डेप्रीशिएशन रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। गाइस इसका मतलब ये है कि डेप्रीशिएशन का मतलब ये बनता है कि जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू फॉल होती है, यानी फिक्स एसेट्स लाइक हमारी मशीन, उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, किसकी वजह से कमी आती है, नॉर्मल वियर एंड टियर यानी छोटी मोटी टूट फूट की वजह से, और पासेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस यानी टाइम के साथ साथ जो उसकी क्या बोलते हैं कीमत में कमी आती चली जाती है, गिरावट आती चली जाती है, उसी वैल्यू को हम डेप्रीशिएशन से डिनोट करते हैं। जैसे आपने अगर आज आपका फ़ोन ही है, आज आपने फ़ोन ख़रीदा है, मान लीजिए आपका फ़ोन 10,000 का था, अगर आप उसे 1 महीने या 1 साल बाद बेचने जाएंगे तो क्या आपको 10,000 रुपये पूरे वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो जो वैल्यू कम हो जाएगी, या तो वो टाइम ज़्यादा हो चुका है, 1 साल हो चुका है, फ़ोन का मॉडल पुराना हो गया, इस वजह से कम होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज ही फ़ोन खरीदा लेकिन उसमें थोड़ी बहुत टूट फूट आ गई, आपके हाथ से फ़ोन गिर गया, उसकी स्क्रीन टूट गई। अब आप अगर उसको वापस करने जाएंगे तो क्या उसका पूरा प्राइस आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो गाइस इसी को डेप्रीशिएशन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमारे यहाँ हमारे पास 3 प्रकार की मतलब 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है, लाइक फर्स्ट सेक्टर, सेकंड 2 सेक्टर और 3 सेक्टर। इन 3 सेक्टर में जो मतलब इनकम है, जो मनी है, उसका सर्कुलर फ्लो होता रहता है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है गाइस कि लाइक जैसे कोई हाउस होल्ड है, अब वो अपनी सर्विसेज रेंडर करता है किसे, फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बदले उसे प्राइस मिलता है, लाइक पैसे मिलते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई इंसान है, वो किसी कंपनी में काम करता है और उसके बदले उसे डायरेक्ट अनाज मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं। ये आ गया आपका फर्स्ट सेक्टर इकोनॉमी है। अब सेकंड सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं। ये देखिए, सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ 2 तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है मनी फ्लो, दूसरा होता है रियल फ्लो। देखिए मनी फ्लो कैसे वर्क करता है। मनी फ्लो में जो फर्म होती है वो क्या करती है, हाउस होल्ड को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट करती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हाउस होल्ड काम करता है जाके कहाँ, फर्म्स में, उसके बदले उन्हें क्या मिलता है, लाइक वेजेस, सैलरी, ये उसे उसके बदले में मिलता है। और जो हाउस होल्ड होता है वो फर्म को क्या देता है, वो देता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। मतलब जो हम जैसे हम किसी फर्म में जाके काम करता है, मतलब हम नहीं, मतलब कोई भी किसी फर्म में जाके काम करते हैं, उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। और उस फर्म में मान लीजिए जूते बनते हैं, ठीक है, मान लीजिए पूमा के शूज़ बनते हैं। तो अगर वही जो हमारा मतलब एक टाइम पे हम क्या थे, वहाँ के वर्कर थे, दूसरे टाइम पे हम क्या हो जाएंगे, उनके कस्टमर हो सकते हैं, क्योंकि हम ही वो शूज़ खरीदते हैं जाके। अब हम जब वो शूज़ खरीदेंगे तो उसके बदले उन्हें पेमेंट करेंगे या नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो हमें फ्री में दे देंगे। तो उसके बदले जो हम पेमेंट करेंगे, इसी को कहते हैं मनी फ्लो। मतलब यहाँ सारी बातें देखिए पैसे की हो रही हैं, हमने काम किया, हमें उसके बदले पैसे मिला, हमने उनसे गुड्स और सर्विस ली, उसके बदले हमने उन्हें पैसा दे दिया, ये मनी फ्लो है। अब रियल फ्लो की बात करते हैं। देखिए रियल फ्लो में क्या होता है, जो फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी जो फर्म्स होती हैं वो हमें क्या देती हैं, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करती हैं। उसके बदले हाउस होल्ड क्या होता है, उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही है। देखिए जैसा हाउस होल्ड है वो क्या करता है, वहाँ जाके काम करता है। आप ये समझ लीजिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ ये नहीं आता कि वहाँ जाके कोई मजदूर काम करता है या कोई एम्प्लॉय काम करता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो जैसे कोई मजदूर है, ठीक है, मान लीजिए कोई मजदूर है, लेकिन मजदूर के पास अपने कुछ एसेट्स हैं, लाइक बिल्डिंग बनाने के जितने भी एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स उसके पास है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास वो एसेट्स हैं, तो वो खुद नहीं जाता लेकिन अपने एसेट्स देता है कि इनसे काम कर लीजिए, ठीक है, तो वो भी फैक्टर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, तो उन्हें भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो ये जो हाउस होल्ड है ये अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है फर्म को, और जो फर्म है उसके बदले उन्हें डायरेक्ट कोई गुड्स या सर्विस दे देती है, पैसे नहीं देती। जो वो गुड्स बना रही है या सर्विस प्रोड्यूस कर रही है डायरेक्ट वही देती है, लेकिन पैसे नहीं देती। तो इसलिए इसे रियल फ्लो कहते हैं। ऐसा मनी फ्लो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें पैसे की बात थी सारी। तो गाइस आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, प्रोड्यूसर यानी फर्म्स एंड हाउस होल्ड आर द कॉन्स्टिट्यूट्स इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, यानी एक दूसरे के प्रतिस्थापक हैं, आप ये कह सकते हैं। हाउसहोल्ड गिव्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म एंड फर्म इन टर्न सप्लाई एंड सर्विस टू हाउसहोल्ड, यानी जो हाउसहोल्ड है वो क्या करते हैं, अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। अब जो फर्म्स है वो रिटर्न में क्या देती है, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस, किसको, हाउसहोल्ड को देती है, ठीक है।
अब एक 3 सेक्टर इकोनॉमी और बचती है हमारे पास, तो वो मैं आपको ऐसे ही क्लियर करता हूँ, आप समझ जाएंगे। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो होती है गवर्नमेंट। अब आप कहेंगे गवर्नमेंट हमें क्या देती है या हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं। गवर्नमेंट हमें, आपने देखा होगा, सब्सिडीज़ देती है, ग्रांट्स देती है, जो हमारे बैंकों में वगैरह में कई बार पैसे आ जाते हैं, जैसा लॉकडाउन के टाइम पे चल ही रहा है। सर्विसेज दे ही रही है, जैसे कि रोड, ब्रिज, ये सब क्या है, सर्विसेज देती है। ऊपर से सब्सिडीज़ भी देती है, जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी जो सिलेंडर वगैरह आते हैं इन पर सब्सिडीज़ होती हैं, जैसे कि। और इस टाइम ये कोरोना के टाइम पे जो सरकार ने राशन बांटा है, ये भी हमारे लिए एक तरह का ग्रांट है, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम जो हाउस होल्ड होता है वो गवर्नमेंट को क्या देता है, तो गवर्नमेंट को वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है, टैक्स देता है, ठीक है। मतलब हम गवर्नमेंट के लिए काम भी करते हैं, अगर कहीं जैसे रेलवे में अगर कोई काम होता है तो वो कौन करता है, हाउस होल्ड ही तो करता है। उसके बाद हम उन्हें क्या बोलते हैं, टैक्स भी देते ही देते हैं। ऐसी फर्म्स जो होती हैं, फर्म्स होती हैं वो भी उन्हें टैक्स देती हैं, ठीक है। उनके बदले फर्म्स को भी कई बार सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती हैं। कोई अच्छा काम कर रही है, कोई नेचर के साथ, मतलब नेचर को एकदम ध्यान में रख के इन्वायरमेंट को अच्छा रखने का काम कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या होती है, उनसे टैक्स कम लेती है, उन्हें सब्सिडीज़ ज़्यादा देती है। तो आपको समझ में आया 3 सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं जो हम इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, बट ये आगे चल के जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें ये बहुत हेल्प करेंगे। तो पहले देखिए क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GDP एट MP। अब देखिए होता क्या है, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, सर्विस, प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। गाइस, इसका मतलब ये है कि हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर, ये हमारा देश मान लीजिए, इसके अंदर की घरेलू सीमा यानी अंदर की जितनी भी सीमा है, हमारे दूसरे देश में नहीं जाना, हमारे देश की लास्ट सीमाएं जो है, लाइक जो हमारे लास्ट बॉर्डर्स हैं, उनमें टोटल इनकम कितनी अर्न हुई है। अर्न मतलब पहले प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो उसमें जितना भी प्रोडक्शन हुआ होगा उसी हिसाब से तो गाइस इनकम भी हुई होगी। तो टोटल जितना प्रोडक्ट हुआ है, जितना प्रोडक्शन हमने किया हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर, वो कहलाता है GDP एट MP। अब आप कहेंगे कि हमारे देश की घरेलू सीमा है क्या, क्या इसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है। तो गाइस इसमें सब इंक्लूड होता है, सिर्फ एक चीज़ मतलब एक्सक्लूड जो होता है वो होता है एम्बेसीज। जो एम्बेसीज होते हैं, दूतावास होते हैं दूसरे देशों के, हमारे देशों में, हमारे देश के भी दूसरे देशों में हैं, तो जो दूसरे देश के हमारे देश में, वो सब इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते, ठीक है। लेकिन जो दूसरे देशों में हमारे देश के दूतावास है वो इंक्लूड किए जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP, यानी इसका मतलब होता है GNP एट MP। इसे NDP एट MP भी कह सकते हैं आप। देखिए ये होता क्या है, इट इज़ अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट विद आवर, मतलब इन आवर कंट्री। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे देश के रेसिडेंट हैं उन्होंने टोटल कितनी इनकम अर्न की दूसरे देशों में रह के। जैसे हमारे देश के जितने भी लोग हैं जो दूसरे देशों में, दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ जाके उन्होंने जितना भी पैसा अर्न किया, लाइक उन्होंने 1 लाख रुपए अर्न किए, ठीक है। बट जब हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाके रहते हैं, वो अर्न करते हैं, तो क्या दूसरे देश के लोग हमारे देश में रह के अर्न नहीं करते होंगे। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाके रह रहे हैं, उन्होंने मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाए। जो दूसरे देश के लोग थे जो हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश में कमा रहे हैं, उन्होंने टोटल 80,000 रुपये कमाए, ठीक है। तो हम नेट देखेंगे, नेट कितना आया, यानी कि 1 लाख में से वो 80,000 माइनस करने के बाद टोटल इनकम कितनी हुई हमें। टोटल इनकम हमें हुई है 20,000 की, क्योंकि 1 लाख हमने कमाए थे, बट उसमें से 80,000 रुपये हमने दूसरे देश को भी पे किए हैं। तो हमारी टोटल इनकम कितनी हुई, 20,000 रुपये। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह समझ आ गया होगा।